हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का साइंस का ये हमारा लास्ट ईयर का पेपर है, इसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इस पेपर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। इस पेपर को करने से ना एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको ये आइडिया मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, फाइनल एग्जाम के साइंस के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और एक बेनिफिट ये भी होगा कि आपका PYQ जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलो शुरू करते हैं, इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। ये सारे सामान्य निर्देश हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी दिए हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्वेश्चंस भी समझाऊंगा और आंसर भी कराऊंगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, खंड क यानी कि सेक्शन ए का। तो इस क्वेश्चन में ना टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सारे एक एक नंबर वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो वो जीवाणु का नाम क्या है हमारा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, देखो इंग्लिश मीडियम में एक बार क्वेश्चन देख लो, ये रहा हमारा, नेम द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, हिंदी में हम इस तरह से लिखेंगे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी मीडियम में हमारा ये रहा, क्या आसूत जल विद्युत का संचालन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यानी कि नो। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, नो, आसूत जल विद्युत का संचालन नहीं करता। ठीक है, सिर्फ हमें नो लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन यानी कि इंग्लिश में व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन। तो इसका आंसर देखो ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर, इन एन इमेज व्हेन लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन राइट एंड राइट साइड अपीयर्स ऑन लेफ्ट। इसी को हम लैटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे कि दर्पण द्वारा वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। जो मैंने अभी बोला ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, कि दर्पण द्वारा वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन है कि वेयर इज द एम्ब्रियो एम्बेडेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर द डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूट्रस। ठीक है, यूट्रस इसका आंसर है। ये आप हिंदी मीडियम में देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन कि मादा जननांग में भ्रूण कहाँ रोपित होकर विकसित होता है। तो इसका आंसर हिंदी में हो जाएगा गर्भाशय। ठीक है, तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक स्रोत डैश से प्राप्त होते हैं। तो किससे प्राप्त होते हैं, ये रहा हमारा इंग्लिश में, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम, पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये रहा पेट्रोलियम। हिंदी में हम पेट्रोलियम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड डैश ऑफ ऑसिलेशन। तो क्या बोलते हैं इसको हम, एक बार यहां पर जो हिंदी मीडियम में है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हिंदी में इस तरह से हम लिखेंगे आवृत्ति एंड इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको हम, क्वेश्चन नंबर 7 को, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्म्स। ठीक है, ये रहा हमारा स्पर्म्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु।
तो इसका आंसर शुक्राणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर्स इज कॉल्ड। तो एक बार हिंदी मीडियम में देखो इस क्वेश्चन को, फसल पक जाने के बाद उसे काटना डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कटाई। इंग्लिश में हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग एंड हिंदी में कटाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कोलतार एक प्रिय गंध वाला सफेद गाढ़ा द्रव होता है, सत्य असत्य बताना है। तो ये हमारा असत्य है, कोलतार प्रिय गंध वाला नहीं होता, इसमें से बेकार बदबू आता है, ठीक है, स्मेल आता है इसमें से, तो इसीलिए ये असत्य है। एंड इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को, तो ये रहा हमारा, कोलतार इज वाइट थिक लिक्विड विद प्लीजेंट स्मेल। तो ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। एंड ये वाइट भी नहीं होता, कोलतार जो है ना वाइट नहीं होता, यानी कि सफेद नहीं होता वो। इसके बाद 10th क्वेश्चन, अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि सत्य हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एंजाइटी एंड अदर हेल्थ डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन। यस, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मैन्योर इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, यानी कि ट्रू होगा। जो मैन्योर होते हैं वो सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है ना उसको इंक्रीज करते हैं, तो इसीलिए ट्रू है, ठीक है। हिंदी मीडियम में देखो इस क्वेश्चन को, खाद से मिट्टी का जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, सत्य। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये असत्य है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे ना तो उसके चाल में परिवर्तन तो होगा ही, तो इसीलिए ये असत्य हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये रहा हमारा 12th क्वेश्चन, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट चेंज इट्स स्पीड, फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट, ठीक है। सेक्शन ए में सारे जो एक एक नंबर वाले 12 क्वेश्चंस थे सबका आंसर कर लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, यहां से सेक्शन बी शुरू हो जाता है। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे सारे 2 नंबर वाले होंगे, 2 मार्क्स वाले। तो इसमें बोला है राइट 2 यूजेस ऑफ पेट्रोल, तो इसमें हमें 2 यूजेस ऑफ पेट्रोल बताने हैं। ये रहा हिंदी में, पेट्रोल के 2 उपयोग बताइए। तो देखो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से करेंगे, 2 उपयोग बोला था, फर्स्ट हो जाएगा मोटर फ्यूल, यानी कि हिंदी में हमारा इसका हो जाएगा मोटर ईंधन, ठीक है। एंड सेकंड है सॉल्वेंट, ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट, यानी कि हिंदी में हम लिखेंगे शुष्क धुलाई के लिए विलायक, ठीक है। आपकी बुक में भी ये आंसर लिखा हुआ है, शुष्क धुलाई के लिए विलायक एंड ये मोटर ईंधन। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अथवा में भी दिया गया है, तो पेपर में इस तरह से आएगा ना, तो या तो आपको ये या फिर ये दोनों में से कोई एक करना होगा। तो इसमें बोला है निम्नलिखित को अक्षय प्राकृतिक संसाधन अथवा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो इन चारों को बताना है हमें कि कौन कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है और कौन सा समाप्त होने वाला, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देखो ये रहा हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो पहला है सनलाइट, क्या सनलाइट एग्जॉस्टिबल है या फिर इनएग्जॉस्टिबल है? तो ये जो हमारा सनलाइट है ना ये इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। सनलाइट का क्या हो जाएगा? इनएग्जॉस्टिबल। यहां पर इसका आंसर हमारा ये रहा इनएग्जॉस्टिबल। इसके बाद सेकंड देखो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है हमारा? ये समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि एग्जॉस्टिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जॉस्टिबल। इसके बाद थर्ड हमारा क्या है? एयर, यानी कि हवा। तो हवा हमारा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि इनएग्जॉस्टिबल, खत्म नहीं होगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा इनएग्जॉस्टिबल, ये रहा। नेक्स्ट है फोर्थ नेचुरल गैस, तो ये हमारा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, यानी कि एग्जॉस्टिबल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि धातु की एक थाली जल से भरी हुई है, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात किया जाता है, हमें यहाँ किस प्रकार के बदलाव दिखाई देंगे?
तो इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में देखो, अ मेटल डिश फिल्ड विद वाटर इज स्ट्राइक्ड एट इट्स एज विद अ स्पून, व्हाट चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व। तो क्या चेंजेस हम देख सकते हैं जब हम किसी थाली में पानी भरा हुआ है और उसको हिट करेंगे किसी चम्मच से, तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा, इट प्रोड्यूसेस साउंड। ठीक है, हिंदी में हम क्या लिखेंगे कि यह ध्वनि उत्पन्न करेगा। ठीक है, जब हम चम्मच से मारेंगे ना थाली में तो एक ध्वनि उत्पन्न होगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे वेव्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि जल के सतह पर क्या दिखाई देगा हमें, तरंगे, यानी कि तरंगों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें आपको 2 पॉइंट्स लिखने थे कम से कम, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है इसीलिए, तो 2 पॉइंट्स यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गिव इट्स यूजेस। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूछा है, यानी कि विद्युत लेपन। ये रहा हमारा, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, इसका उपयोग भी बताने के लिए बोला है। तो देखो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हिंदी में हमारा क्या हो जाएगा कि विद्युत द्वारा पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित, ठीक है, निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, तो निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो इंग्लिश में लिखा है ना, इसी को मैंने यहां पर ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको बता दिया है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एंड इसके बाद इसमें ना एक यूजेस, यानी कि एक इसका उपयोग भी पूछा था। तो इसका उपयोग देखो ये रहा, यहां पर 2 लिखे हुए हैं मैंने, लेकिन आपको कोई एक ही लिखना था। ठीक है, तो एक हो जाएगा क्रोमियम प्लेटिंग ऑन कार पार्ट्स, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन इनटू आयरन। ठीक है, यानी कि इसका मैं आपको बता देता हूं, कार के भागों पर क्रोमियम का लेपन। ठीक है, कार के भागों पर क्रोमियम का लेपन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में ही अथवा में दिया गया है। अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा, बताइए कि निम्नलिखित सामग्रियां विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है। तो ये 4 दिए हैं, इनमें से कौन कौन सा विद्युत चालक है और कौन सा विद्युत रोधक है। तो इसको सबसे पहले एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लो। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का और वाला क्वेश्चन ये रहा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग मटेरियल इज गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला है लेमन जूस, क्या ये गुड कंडक्टर होता है या फिर पुअर कंडक्टर होता है, तो ये हमारा गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हनी, ये हमारा पुअर कंडक्टर होता है। तीसरा है टैप वाटर, ये हमारा गुड कंडक्टर होता है। एंड ऑयल केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये हमारा पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इसीलिए पहला लेमन जूस, इसका आंसर देखो नींबू का रस, ये हो जाएगा गुड कंडक्टर, यानी कि चालक हो जाएगा। दूसरा है पुअर कंडक्टर। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, हनी, यानी कि शहद था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पुअर कंडक्टर, यानी कि विद्युत का रोधक। तीसरा हमारा था टैप वाटर। ठीक है, यानी कि टोटी का पानी, तो ये गुड कंडक्टर होता है, यानी कि चालक। और चौथा है पुअर कंडक्टर। ठीक है, चौथा हमारा क्या था, मिट्टी का तेल, तो ये हमारा है पुअर कंडक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये रहा, राइट द डिफरेंस बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो विविपेरस एंड ओविपेरस यानी कि जरायुज और अंडप्रजक जंतु में अंतर पूछा है। इसमें ये रहा, जरायुज और अंडप्रजक जंतु के बीच अंतर लिखिए। तो देखो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, विविपेरस के यहाँ पर
दो डिफरेंस एंड ओविपेरस के दो डिफरेंस। गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि जो विविपेरस होते हैं जरायुज जंतु, वे क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, और इसमें जो ओविपेरस होते हैं अनप्रजक जंतु, वो अंडे देते हैं। तो इसका आंसर हिंदी में हम लिख देंगे अंडे देते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे एग्जाम्पल डॉग, काऊ, यानी कि हिंदी में हम लिख देंगे उदाहरण। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। ठीक है, एंड जो ओविपेरस है इसके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण क्या हो जाएंगे, बर्ड्स यानी कि पक्षी, इसके अलावा फिश यानी कि मछलियां। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कयांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसमें पूछा है कयांतरण यानी कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, कयांतरण देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। ठीक है, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लार्वा का वयस्क में रूपांतरण। ठीक है, यही होता है हमारा कयांतरण। ठीक है, यानी कि मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल ही पूछा था यानी कि उदाहरण, तो उदाहरण हो जाएगा फ्रॉग यानी कि मेंढक, एंड दूसरा हो जाएगा सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम का कीड़ा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है व्हाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। इसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो ये रहा, कुलियों को जब भारी बोझ ढोना होता है तो वे उससे पहले अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, इसका आंसर देखो ये हो जाएगा हमारा इट इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लोड, यानी कि हिंदी में आपको बताऊं तो यह भार के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखेंगे प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि सिर पर दबाव कम हो जाता है, सिर पर दबाव कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जरूरी नहीं कि यही 2 पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसके अलावा भी अगर आपको आंसर याद है तो वो भी आप लिख सकते हो, यहां पर एनी अदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें ना क्वेश्चन नंबर 7 में देखो अथवा में भी दिया है, तो पेपर में इन दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं आपको ये वाला अथवा वाला भी करा रहा हूं। तो देखो इसमें बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रकार का नाम बताइए। पहला है पानी की बाल्टी उठाना, तो इसमें कौन सा बल लगेगा, पेशीय बल। दूसरा है कागज का आवेशित पैमाने की ओर आकर्षित होना, तो इसमें स्थिर विद्युत बल होगा। ठीक है, देखो यहां पर ये रहा इंग्लिश मीडियम में, नेम द टाइप ऑफ फोर्स इन देयर फॉलोइंग कंडीशंस। पहला है लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर, एंड दूसरा है पेपर अट्रैक्टेड टू अ चार्ज्ड स्केल। तो इसका आंसर देखो इस तरह से हो जाएगा हमारा। पहले का आंसर मस्कुलर फोर्स यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पेशीय बल, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इसका हिंदी में हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल। तो ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के और वाले क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 से ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि पार्ट 2 वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। ठीक है, अगर आपको पार्ट 2 वाला वीडियो चाहिए, आपको नीड है, एक्चुअल में नीड है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना पार्ट 2, तो मैं आपके लिए पार्ट 2 वाला वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड इसके आगे का जो सॉल्यूशन है उसका भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि पार्ट 2 वाला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ ना तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।